Hello students, Namaste, hope all of you are well. This is the third lecture of class 10 chemistry, chapter number 1, chemical reactions and equation. In the lecture number 2, we have discussed about the types of chemical reaction. Hope all of you have understood about that concept. Actually, I have not given more examples of the types of chemical reactions, but the important chemical reactions which I will discuss in this lecture and more about like rancidity and corrosion also we'll discuss in this lecture. So let's begin lecture number 3. Dear students, we have discussed about the combination reaction. I have informed you what is combination reaction. We do something when two reactants combine with each other and gives a single product. So that is called combination reaction. मतलब जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके या आपस में जब रिएक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ हमें उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे कोई कैटलिस्ट देना पड़ेगा, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन करना पड़ेगा, तब जाकर के कोई भी दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैंने बोर्ड पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, तो चलिए उसको देखते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने लिखा है कि अगर हम क्विक लाइम को वाटर के साथ मिक्स कर दे, बीकर ले लीजिए और क्विक लाइम जानते होंगे आप लोग, चूना, राइट। वो क्विक लाइम को अगर आपने, क्योंकि चूना है, कैल्शियम है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, तो जिसको हम लोग क्विक लाइम कहते हैं। क्विक लाइम जो है सॉलिड स्टेट में होता है, वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। उस चूने को आप पानी के अंदर में डाल के डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा पता है आपको? वो स्लेक्ट लाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ आप देखना हीट बाहर निकलेगा। तो बच्चों ये रिएक्शन है क्विक लाइम प्लस वाटर गिव्स यू स्लेक्ट लाइम प्लस हीट। इस रिएक्शन को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को बताया है कि अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलता है, रिएक्शन कंप्लीट होने के साथ साथ हीट बाहर निकलता है, वैसे केमिकल रिएक्शन को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। As for example, quick lime is treated with water to give a slaked lime plus heat. So this reaction is also called an exothermic reaction. It's also called a combination reaction. दूसरा मैंने और आपको बताया था कि अगर हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, राइट, कॉपर को ऑक्सीजन, कॉपर जनरली ब्राउन कलर का होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो कॉपर जो ब्राउन कलर का है उसको हमने ऑक्सीडाइज किया, तो देखिएगा कभी कभी तांबे के ऊपर में भी ब्लैक कलर का स्टेज आ जाता है, तो उसको हम लोग क्यूप्रस ऑक्साइड कहते हैं, CuO कहते हैं। तो बच्चों ये दो एग्जांपल्स थे हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। मेन इसमें था डीकंपोजिशन रिएक्शन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कलर नहीं पता रहता है कि सर ये रिएक्शन में कौन सा कलर ऐसा हो गया, तो इसीलिए मैं लेक्चर 3 जो स्टार्ट किया हूं ताकि लेक्चर 2 का जो भी पार्ट बच गया आपका उसको हम लोग 100% कंप्लीट कर लें। तो लेक्चर 2 में मैंने डीकंपोजिशन रिएक्शन बताया था। डीकंपोजिशन रिएक्शन ऐसे केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है जो किसी भी एक रिएक्टेंट को 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में स्प्लिट करता है, वैसे केमिकल रिएक्शन को डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर ये तो आपने कल बता दिया था और कुछ एग्जांपल्स भी आपने बताया था, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में स्प्लिट करता है। दैट वाज अ वेरी नाइस एग्जांपल, बट डियर स्टूडेंट देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन which I have not informed you in the lecture number 2. So let's begin with the types of decomposition reaction. पहला टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस करना। जब आप पानी के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैस इवॉल्व होंगे, तो वही है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन का मतलब हो गया यहाँ पर वाटर जो है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में बाहर हो गया। ये इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही वाटर में आपने प्रोवाइड किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर स्प्लिट हो गए, तो एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में स्प्लिट हुआ। इस रिएक्शन को आप इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन कह सकते हैं। दूसरा है थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट बच्चों। जब भी किसी एक रिएक्टेंट को आप हीट प्रोवाइड करोगे तो वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में स्प्लिट होंगे,
वैसे केमिकल रिएक्शन को थर्मल डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। तो पहला एग्जांपल वही है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग मार्बल कहते हैं, मार्बल को जब आप हीट दोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकलेगा। उसके बाद है लाइट डीकंपोजिशन। बच्चों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीकंपोजिशन में, ये वाला पार्ट आप लोग मिस मत करना। ये पार्ट हमेशा याद रखना, अक्सर बोर्ड सीबीएसई जीएसईबी और जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं उसमें ये जरूर पूछा जाता है। अगर हम सिल्वर क्लोराइड को लाइट डीकंपोज करेंगे तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा था और लाइट डीकंपोज होने के बाद कलर कैसा। तो बच्चों सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वो व्हाइट कलर का होता है। जैसे ही उसके ऊपर में सनलाइट पड़ेगा तो सिल्वर और क्लोरीन गैस के रूप में टूट जाएगा। सिल्वर जो टूटने के बाद मिलेगा उसका कलर ग्रे होगा। ठीक उसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड का एग्जांपल ले लीजिए। सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर में भी अगर आप सनलाइट डालोगे तो सिल्वर और ब्रोमिक गैस के रूप में वो टूट जाएगा। उस समय भी सिल्वर का कलर जो है आपका ग्रे होगा। तो बच्चों यहाँ पर जब सिल्वर कंपाउंड के रूप में है, रिएक्टेंट के रूप में है, तो उस समय आप देख लीजिए सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर, सिल्वर ब्रोमाइड ब्राउन कलर। लेकिन जब ये दोनों टूटते हैं तो आपको ग्रे कलर और ग्रे कलर के रूप में मिलता है। तो बच्चों ये याद रखना, सिल्वर क्लोराइड का कलर व्हाइट, सिल्वर ब्रोमाइड का कलर ब्राउन। ये दो वर्ड याद रखिए। लाइट डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन में भी आपको याद रखना है। जैसे फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को अगर आप हीट डालोगे तो वो फेरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटेगा। फेरस सल्फेट जो है ग्रीनिश ब्राउन मतलब लाइट ग्रीनिश कलर का होगा। मतलब आप कह सकते हो एकदम लाइट ग्रीन जो कलर होता है, लाइट ग्रीन कलर टाइप का ये फेरस सल्फेट होता है। जब उसको आप हीट करोगे तो ये फेरिक एसिड जो है ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन कलर। आप लोगों ने देखा भी होगा लोहे का रॉड जो होता है अगर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो फेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और उसके ऊपर में जो वो कोरोजन लग जाता है। तो ये वही चीज है बच्चों, यहाँ पर फेरस सल्फेट जो है जैसे हमने उसको डिकम्पोज किया, कैसा डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट दे करके हमने इसको डिकम्पोज किया तो ये फेरस सल्फेट जो है फेरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के रूप में टूट गया, जिसमें फेरस सल्फेट का कलर लाइट ग्रीन था और फेरिक एसिड का कलर, फेरिक ऑक्साइड का कलर जो है वो ब्राउन कलर था। उसके बाद बच्चों एक और रिएक्शन है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट की बात करें तो लेड नाइट्रेट जब आप देखोगे, जब इसको भी आप थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे, हीट दोगे और डिकम्पोज करोगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रूप में टूटेगा, जिसमें आपका लेड ऑक्साइड का कलर जो होगा बच्चों ब्राउन रेसिड्यू के रूप में आपको मिलेगा। एकदम नीचे में प्रेसिपिटेट टाइप का कुछ मिलेगा, दैट विल बी इन द ब्राउन कलर, दैट इज लेड ऑक्साइड। उसके साथ आपको एक पंगेंट स्मेल मिलेगा, वो पंगेंट स्मेल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बच्चों ये था हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कल कि एक रिएक्शन है जैसे कॉपर सल्फेट को अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम जिंक डालते हैं तो वो सॉल्यूशन का कलर अलग हो जाता है, याद होगा आपको। या आयरन डालते हैं तो सॉल्यूशन का कलर, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू कलर का होता है और उसके अंदर में अगर हमने आयरन का रॉड डाला तो वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कॉपर सल्फेट का जो सल्फेट है वो हाईली रिएक्टिव मेटल आयरन के साथ जाकर के अपना कंपाउंड बनाता है और सॉल्यूशन के कलर को चेंज कर देता है। उसी तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट में भी मैंने आप लोगों को कल कुछ रिएक्शंस बताए थे। ये सारे टाइप्स था। आज का जो मेन लेक्चर है वो स्पेशली बेस्ड है हमारा एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब कुछ मैंने बता दिया था। अगर आप लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने 2 पार्ट वीडियो बनाया है लेक्चर नंबर 2 का, एक 2 मिनट का, लास्ट का 2 मिनट का वीडियो है और बाकी जो है आपका थोड़ा लंबा वीडियो है 25-30 मिनट का। लेक्चर नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो 25-30 मिनट का और सेकंड पार्ट 1-2 मिनट का है, बाकी रह गया था तो इसलिए उसको सेकंड पार्ट के रूप में मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में मैं कहना भूल गया था। फर्स्ट पार्ट में मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताया कि न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें 2 रिएक्टेंट मिलकर के एक न्यूट्रल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है।
दो रिएक्टेंट के रूप में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकते हैं, या कोई भी दो अदर रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं जो आपस में मिलकर के एक न्यूट्रल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और उसका एग्जांपल मैंने दिया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर के सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो है यहाँ पर बच्चों वो न्यूट्रल सॉल्ट है, तो आप कह सकते हो ये रिएक्शन जो है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था। बाकी अगर कोई केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन होने के बाद अगर आपको प्रेसिपिटेट के रूप में कुछ मिलता है तो उस रिएक्शन को आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हो। जो रेसिड्यू के रूप में आपको कुछ मिला, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये रिएक्शन को आप कह सकते हो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि आपको प्रोडक्ट जो है रेसिड्यू के फॉर्म में या प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल रहा है। इस तरह से आप किसी भी केमिकल रिएक्शंस के टाइप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन के जो डिफरेंट टाइप्स मैंने अभी बताए हैं उस रूप में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट या डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, जैसे अगर एसिटिक एसिड हम लोग लेते हैं तो एसिटिक एसिड को जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिएगा तो ये H+ और CH3COO- इसको एसीटेट आयन और इसको हाइड्रोजन आयन कहा जाता है। तो इस रूप में टूटेगा, तो इस रिएक्शन को आप कह सकते हो डिसोसिएशन रिएक्शन। तो बच्चों कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आपको दिया रहे तो आपको कौन से टाइप का केमिकल रिएक्शन है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। आशा करता हूं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डिसोसिएशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन और डिकम्पोजिशन के टाइप हो जाएंगे या नहीं होंगे बच्चों? यस और नो? डेफिनेटली हो जाना चाहिए। अब आ जाइए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कोरोजन और रेसिड्यू। बच्चों आपने देखा होगा अक्सर क्या होता है, जनरली बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जो मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मतलब कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर मेटल की अगर मैं बात करूं तो वो है आयरन। आयरन जनरली क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड बनाता है और ये मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है Fe2O3, जो ये मैंने बताया था फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड के ब्राउन होने का रीजन मेन ये है कि ये मेटल को धीरे 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 डिकम्पोज, मतलब आप समझ लीजिए कि नष्ट करते हुए जाता है। ये जंग अगर किसी भी चीज के ऊपर में लग जाएगा तो हम उसको देखना वो मेटल की जो प्रॉपर्टी है, वो मेटल का जो क्वालिटी है उसको बर्बाद कर देगा। तो ये एक्चुअली होता क्या है, पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आगे सर आप जो ये बता रहे हो कोरोजन, ये है क्या, व्हाट इज दिस कोरोजन? कोरोजन का डिफाइन क्या होगा, रेंसिडिटी का डिफाइन क्या होगा? कोरोजन को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो हम लोग पेंट लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, सबको कैसे लिखेंगे? तो बच्चों पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कोरोजन का डिफाइन क्या होगा, उसको कैसे हम लोग लिखेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, दैट इज स्पेशली द टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों आप लोगों ने रिएक्शन के टाइप्स और उसमें क्या क्या कलर फॉर्मेशन होता है ये सीखिए। अब जो दो मेन पार्ट है हमारा इस पूरे चैप्टर का, उसका नाम है कोरोजन और रेंसिडिटी। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर अगर कोरोजन समझ में तो आ गया कि लेकिन इसका डिफाइन कैसे लिखेंगे? तो इसीलिए मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर में लिख दिया, आप देख सकते हैं, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन मेटल्स गेट कोरोडेड। कोरोडेड होने का मेन रीजन आपको बताना है कि कोई भी मेटल इसलिए कोरोडेड होता है क्योंकि वो मेटल जो है मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कारण उस पर इफेक्ट होता है। स्पेशली लाइक आयरन, मैंने लिखा है आयरन लाइक मेटल फॉर्म्स अ पोरस लेयर। स्पेशली आयरन, लोहे की अगर मैं बात करूं तो लोहा क्या करता है, जैसे ही ये मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो एक पोरस लेयर उसके सरफेस पे बना देता है। देखना आप लोग भी कि अगर लोहे का रॉड होगा उसको आप पानी से या ऑक्सीजन से रिएक्शन करने दीजिए तो आप देखिएगा एक पोरस लाइक लेयर, जो जंक हम लोग बोलते हैं, लोहे में जंक लग गया, वो क्या करता है, आयरन लाइक मेटल फॉर्म्स अ पोरस लेयर ऑन द सरफेस एंड दस गेट डैमेज, और क्या करता है वो लोहे को बर्बाद कर देता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कोरोजन।
कोई पूछेगा व्हाट इज कोरोजन, तो आपको ऐसे ही लिखना है, आप इस लैंग्वेज में लिख सकते हो। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, metal gets corroded. Metal like iron gets a porous layer on the surface and thus get damaged. This effect is called corrosion. अब मान लीजिए corrosion तो समझ में आ गया सर, अब इसके कुछ एग्जाम्पल। corrosion causes damage to the metal articles। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आयरन के ही, बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करता है, मॉइस्चर से रिएक्ट करता है। तो वैसे मेटल आर्टिकल्स को अगर आप जैसे कार का बॉडीज हो गया, कार बॉडीज, ब्रिज हो गए, आयरन रेलिंग्स हो गए, शिप्स हो गए, और बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड आइटम्स हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो वैसे जो हमारे एग्जाम्पल्स है कोरोजन जिसमें कॉज होता है, वैसे बॉडी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसके ऊपर में क्या लगा करके, पेंट लगा करके। पेंट क्या करता है, पेंट एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। अब जैसे मान लीजिए कि आपका आयरन का रेलिंग है और रेलिंग के ऊपर में आपने पेंट कर दिया, तो जो ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करता है वो रिएक्ट नहीं करेगा। इस दोनों के बीच में एक बफर लेयर आप कह सकते हो कि आयरन और ऑक्सीजन के बीच में ये पेंट एक लेयर बन जाता है। सो पेंट एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड सेव आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम डैमेज ड्यू टू कोरोजन। तो पेंट एक ऐसा रास्ता है जिससे आपके आयरन के बने हुए जो भी आर्टिकल्स है उसको आप सेव कर सकते हो, क्योंकि पेंट क्या करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है। तो बच्चों ये था कोरोजन। कोरोजन के बारे में आप लोग हजारों एग्जांपल्स ले सकते हैं। देखना बहुत बार क्या होता है कि आप लोग कभी, अगर वैसे तो नहीं जानना चाहिए, पुलिस स्टेशन जाने का मौका मिले तो देखना बहुत बार क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस सब जो है मतलब गाड़ी जब्त कर लेती है, और जब्त करने के बाद जब वो लोग लाइसेंस या कुछ लेकर के नहीं आती है तो वो गाड़ी वहीं पे रखा रखा सर जाता है। देखना तो वो जो होता है एकदम नया गाड़ी था, सब कुछ, मॉइस्चर और ऑक्सीजन लगने के कारण धीरे धीरे जो आयरन के बॉडीज थे, जो आर्टिकल्स थे उस स्कूटी के अंदर में, वो बाइक के अंदर में, धीरे 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 उसके ऊपर में कोरोजन चालू हो जाता है और वो कोरोड हो करके उस मेटल बॉडीज को डैमेज कर देता है। बहुत सारे कार के साथ भी ऐसा होता है। तो ऐसा देखने को बहुत सारा आप देखना, कहीं कहीं जो गैरेज होता है वहां पे भी देखना, जो पुरानी गाड़ी रखी होगी तो बरसात आती है, हवा आता है, सब कुछ मतलब देखना धीरे 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 वो कोरोड हो करके वहीं पर सर जाती है गाड़ी। तो इसका रीजन यही है कि हमारे जो मेटल्स है वो मेटल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो उससे प्रिवेंट होने के लिए हम लोगों को उसके ऊपर में ग्रीस कर देना चाहिए या पेंट कर देना चाहिए। जैसे पेंट करोगे तो वो एंटीऑक्सीडेंट हो जाएगा, वो एक बफर का काम करेगा। पेंट मेटल और ऑक्सीजन दोनों के बीच में अगर लेयर रहेगा तो ये डायरेक्टली मेटल को टच नहीं कर पाएगा, जिससे तुम्हारा मेटल जो है कोरोड होने से बच जाएगा। दूसरा पार्ट है हमारा रेंसिडिटी। आजकल सबको देखना मसालेदार सब्जी खाने का, एकदम मसालेदार, स्पाइसी, ऑयली, फैट कंटेनिंग फूड्स खाने का बहुत शौक होता है। अच्छी बात है, शौक है, लेकिन ऑब्वियसली जितना मत खाओ, इतना खाओ कि हम लोग को डाइजेस्ट हो सके। अब ये फूड क्या होते हैं, अगर आप इसको लंबे समय के लिए छोड़ दोगे, जिसमें फैट्स या ऑयल्स कंटेनिंग फूड है, उसको अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देते हो तो लॉन्ग टाइम में क्या होता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज हो करके ये टेस्ट जो है आपका बदल जाएगा। कभी देखना पनीर की सब्जी, जो बहुत तरह के पनीर होते हैं ना, पनीर दो प्याजा, मटर पनीर, पालक पनीर, बहुत टाइप्स के पनीर होते हैं। अगर उसको आप लंबे समय के लिए छोड़ दोगे तो कुछ देर के बाद उसमें से खट्टापन की बदबू आने लगती है, और ये इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन उस फैट कंटेनिंग उस फूड के अंदर में, जो फूड में ज़्यादा फैट्स है, ऑयल्स है, वो उसके साथ ऑक्सीडाइज हो करके वो मतलब आप कह सकते हो बदबू आता है। वैसे खाना अगर आप खाओगे तो आप बीमार पड़ सकते हो, क्योंकि उसके अंदर में बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो वैसे खाने हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जो खट्टापन हो गया, कुछ भी चीज़। अगर आप मान लीजिए रात में आपने एक गिलास दूध लिया पीने के लिए, और मॉर्निंग में देखना उस दूध का स्मेल इतना खट्टा हो जाता है कि एकदम पीने लायक नहीं बचता है। अगर आपने रात में नहीं पिया, छोड़ दिया टेबल के ऊपर में, और मॉर्निंग में आप उसको देखना उसका स्मेल इतना बैड है, उसके अंदर में फंगस, लैक्टोज नाम का बैक्टीरिया आ जाता है जो आपके दूध को बर्बाद कर, फिर वो दूध आप पियोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो इसीलिए रेंसिडिटी जो है, फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड कैप्स फॉर अ लॉन्ग टाइम गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड बिकम्स रेंसिड, एंड द टेस्ट ऑफ द फूड चेंजेस एंड कॉजेस इन्फेक्शंस इन ईटिंग। दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी।
तो कोई भी फूड जिसके अंदर में फैट्स और ऑयल्स है उसको आपने लंबे समय तक छोड़ दिया और लंबे समय के छोड़ने के बाद आप देखना उस फूड का जो टेस्ट है वो बदल जाता है, क्योंकि वो फूड क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसको हम लोग रैंसिड कहते हैं। एंड उसके अंदर में इन्फेक्शंस होते हैं, इसके लिए उसको हमें नहीं खाना चाहिए एंड दिस कॉजेज इन्फेक्शंस ऑन ईटिंग, सो दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, ऑक्सीजन के जो भी ऑक्सीजन होगा उसको हम फ्लश कर देंगे नाइट्रोजन गैस से। जैसे आप लोग देखते होंगे चिप्स का जो पैकेट होता है, तो चिप्स के पैकेट में आप बोलोगे सर वो तो 6-6 महीना रह जाता है, ममरा का पैकेट होता है वो भी 6-6 महीना रह जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर में नाइट्रोजन गैस डाला जाता है कि नाइट्रोजन गैस उस फूड कंटेन, वो जो फूड है जिसके अंदर में फैट्स है, जिसके अंदर में ऑयल्स है, उसको वो ऑक्सीजन को वो फ्लश कर देता है और उसके साथ नाइट्रोजन उस फूड को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, ताकि लंबे समय होने के बावजूद भी आप उस फूड को खा सकते हो। तो बच्चों इस तरह से आप किसी भी फूड को अगर लॉन्ग टाइम रखना है तो उसके लिए पर्टिकुलरली जो भी गैस उसको प्रिवेंट कर सकता है उसके साथ अगर आप रखोगे तो बहुत दिनों तक वो फूड सेव रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, बिकॉज उसके साथ जो गैस आप दे रहे हो वो उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देता। तो ये था बच्चों हमारा रैंसिडिटी, प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी। आप नाइट्रोजन गैस को लिख सकते हो। पूरे चैप्टर को स्टेप टू स्टेप वाइज आप लोग नोट्स बनाना, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, ये तीनों लेक्चर्स में मैंने जितनी बेहतरीन ढंग से आपको ये चैप्टर पढ़ाया, अगर आप लोग नोट्स बनाओगे, एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आप लोगों को समझ में आएगा रियली सर हैड टॉट अ ग्रेट थिंग टू अस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। आप लोगों को करना क्या है, एक्सरसाइज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस वो सारा सॉल्व करके एक नोट्स बना लेना है चैप्टर 1 का, और बोर्ड से चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सबको सॉल्व कर लेना। उसमें जो भी डिफिकल्टीज होगी आप लोग नीचे में कमेंट करेंगे, सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मुझे वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया। तो नेक्स्ट वीडियो अगर मुझे बनाना होगा चैप्टर नंबर 1 का तो वो सिर्फ और सिर्फ डाउट क्लियरिंग क्लासेस का वीडियो बनेगा और आप लोगों को सारे कंसेप्ट समझ में आशा करता हूं आप लोगों को चैप्टर 1 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तब होगा जब आप लोग करोगे, नोट्स बनाओगे, एक्सरसाइज बनाओगे, इंडेक्स बनाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स so they can be also benefited. That's all for today. Thank you very much. Have a great day.